हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 20 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और आज की क्लास में भी हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो आज का पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट्स पब्लिक पीपल्स कॉन्फ्रेंस इन 1939। 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी जयप्रकाश नारायण, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी शेख अब्दुल्ला। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कांग्रेस जो थी, ये एक मेल जोल था पॉलिटिकल मूवमेंट्स का, जो कि प्रिंसली स्टेट्स के अंदर होता था ब्रिटिश राज के अंडर, और इनको प्रीवियसली अपने कहते थे प्रजामंडल या लोक परिषद। इसका फर्स्ट सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था बॉम्बे में इन दिसंबर 1927। और इसने कई बार कांग्रेस की तरफ देखा कि इसको सपोर्ट करे, पर कांग्रेस इसकी तरफ थोड़ा सा रिलेक्टेंट थी। लेकिन 1939 में चीजें बदल गई जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट बने, और ये 1946 तक ये स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट रहे थे। तो 1939 का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहां से चीजें थोड़ी सी चेंज होने लगी थी और कांग्रेस ने इसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। इन 1923 स्वराज पार्टी गेंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन। 1923 में स्वराज पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था किसमें? ए यूपी काउंसिल, बी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया, सी सीपी काउंसिल या डी बंगाल काउंसिल। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल काउंसिल। तो ये क्या था, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था, तो इसकी वजह से स्वराज पार्टी को काफी ज्यादा सीट्स मिल गई थी 1923 में। और ये पार्टी बाद में सीआर दास, जो चित्तरंजन दास थे, इनकी डेथ के बाद ये डिसइंटीग्रेट हो गई थी। Which one of the following Indian leaders was dismissed by the British from the Indian Civil Service? निम्न में से किस भारतीय नेता को अंग्रेजों द्वारा अखिल भारतीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी आरसी दत्त या डी सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो अपन सब ने ये सुना होता है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर वाज द फर्स्ट आईसीएस, लेकिन इन्हें डिसमिस नहीं किया था, डिसमिस किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, ऑप्शन नंबर बी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सबसे पहले एग्जाम क्लियर किया 1869 के अंदर, लेकिन इन्हें बार कर दिया गया क्योंकि ये कहा गया कि इन्होंने अपनी एज मिस रिप्रेजेंट की है। तो इन्होंने क्या फिर केस लड़ा लंदन में, कहा कि इन्होंने अपनी एज जो थी हिंदू कस्टम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की थी, जिसके अंदर की कंसेप्शन के टाइम से आपकी एज कैलकुलेट की जाती है। तो ये केस जीते, इन्हें अलाउ किया गया दोबारा बैठने को। इन्होंने 1871 के अंदर फिर से इसको क्लियर कर लिया, और उसके बाद फिर एज एन असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट सिलहट के अंदर इन्हें पोस्ट किया गया। लेकिन वहां पे इन्होंने एक छोटा जुडिशियल एरर कर दिया था, जिस वजह से फिर इनको डिसमिस कर दिया गया। इन्होंने फिर इंग्लैंड में अपील भी की, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुए उसमें। The defeat was more mine than his. गांधी जी said it for. हार उससे अधिक मेरी थी, गांधी जी ने ऐसा किसके लिए कहा था? तो ये गांधी जी ने कहा था ये पटाभी सीतारमैया के लिए। क्यों? आपको ध्यान होगा 1939 के अंदर त्रिपुरी सेशन के अंदर ये हार गए थे, ये गांधी जी के कैंडिडेट थे, और सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट ये जो खड़े हुए थे तब हार गए थे। और उसका रिजल्ट ये हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सारे जो लोग थे, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करने से मना ही कर दिया था, क्योंकि इन लोगों की आपस में बनती नहीं थी। On February 20, 1947, Prime Minister Attlee announced the British government's decision to withdraw from India latest by 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने सब अधिक से अधिक कब तक भारत छोड़ देने का ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की? तो ए ऑप्शन जून 1948, बी अगस्त 1948, सी जनवरी 1948 या डी अगस्त 1947। तो नहीं, अगस्त 1947 आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर है जून 1948। प्राइम मिनिस्टर एटली ने जून 1948 डेट दी थी। 15 अगस्त 1947 डेट आपको दी थी लॉर्ड माउंटबेटन ने, बिकॉज इट वाज द एनिवर्सरी ऑफ जापान सरेंडर इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। Who among the following governors general
introduced the dual system of government? निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने सरकार की दोहरी प्रणाली की शुरुआत की थी? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड वेलेस्ली? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका लॉर्ड क्लाइव। तो इन्होंने जो की थी ये ड्यूल सिस्टम को स्टार्ट किया था 1765 में और ये चला कब तक था? ये 1772 तक चला था। द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, बी नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, सी चार्टर एक्ट ऑफ 1813, डी चार्टर एक्ट ऑफ 1793? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके अंदर 1774 के अंदर आपको फोर्ट विलियम कैलकाटा के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर आपका एस्टेब्लिश हुआ था। इसने रिप्लेस किया था मेयर्स कोर्ट ऑफ कैलकाटा और ये ब्रिटिश इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट रहा था 1862 तक। और उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा एस्टेब्लिश कर दिया गया था। और वो किस एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा? तो वो किया गया था हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। इसके द्वारा ये हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा एस्टेब्लिश किया गया था। और आपके पहले चीफ जस्टिस कौन थे उसके सुप्रीम कोर्ट के? इसके यहाँ पे जब फोर्ट विलियम में जो एस्टेब्लिश हुआ था उसके थे सर एलिजा इम्पे। और वो किन वाइसरॉय के टाइम में हुआ था वगैरह ये हम आगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देख लेंगे। मैंने आपको कहा था वाइसरॉयज के ऊपर मैं वीडियो अलग से शायद बना भी दूं मिसलेनियस। विच फैक्ट्री एक्ट लिमिटेड द वर्किंग आवर्स टू 11 फॉर वीमेन एंड 7 फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14? किस कारखाना अधिनियम ने महिलाओं के लिए कार्य के घंटों को सीमित करके 11 तथा 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए 7 कर दिया? तो देखें, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1891, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1922, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1911। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1891। For the eradication of evil of untouchability, the Anti-Untouchability League was set up by, अस्पृश्यता की बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए किसके द्वारा अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की गई थी? ए जगजीवन राम, बी के कल्पन, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डी महात्मा गांधी? तो नहीं, ये बी आर अम्बेडकर नहीं हैं, ये आपके हैं महात्मा गांधी। इन्होंने एंटी अनटचेबिलिटी लीग स्टार्ट की थी जिसको बाद में नाम दिया गया था हरिजन सेवक संघ। ये अक्टूबर 1932 के अंदर इन्होंने एस्टेब्लिश की थी। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ 1933 में ये ऑल इंडिया टूर पे गए थे एंटी अनटचेबिलिटी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कब गांधी जी ऑल इंडिया टूर पे निकले थे अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट कैंपेन करने के लिए, किस साल में? तो वो है 1933। Who looked upon the खिलाफत agitation as an opportunity for uniting Hindus and Mohammedans as would not arise in 100 years? किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं तथा मोहम्मदनों को एकजुट करने के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी उत्पन्न नहीं होगा? ए बाल गंगाधर तिलक, बी मौलाना आजाद, सी गांधी जी या डी नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी गांधी जी ने ये इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन्होंने बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश भी कर दी। ब्रिटिश चाहते थे डिवाइड एंड रूल, लेकिन गांधी जी ने इसको यूज लेते हुए हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट कर दिया था। द मेन लीडर्स ऑफ द स्वराजिस्ट पार्टी वर, स्वराज पार्टी के मुख्य नेता थे ए बी आर अम्बेडकर एंड पीसी जोशी, बी मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास, सी एम एन रॉय एंड मुजफ्फर अहमद या डी विठल भाई जे पटेल एंड डॉक्टर अंसारी? ये विठल भाई पटेल जो थे ये आपके सरदार पटेल के बड़े भाई थे, मैं आपको बता दूं। ये आपका इस आंसर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास। इन्होंने 1923 के अंदर एस्टेब्लिश की थी आफ्टर द एनुअल कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 92। ये कांग्रेस की जो हुई थी गया के अंदर, उसके बाद इनको ये चाहते थे कि ग्रेटर सेल्फ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल फ्रीडम मिले इंडियंस को ब्रिटिश राज के अंदर। इन्होंने क्या ओपोज किया था गांधी जी का जो ये डिसीजन था सिविल रेजिस्टेंस जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसको सस्पेंड करने का डिसीजन जो था गांधी जी का चोरी चौरा ट्रेजिडी के बाद,
उसको अपोज किया था, तो इसलिए इन्होंने ये पार्टी बना ली थी। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय, द कंट्रोल ऑफ ब्रह्मो समाज मूवमेंट वॉज टेकन ओवर बाय। राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज आंदोलन का नियंत्रण किसके हाथों में चला गया? ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी नरेंद्रनाथ या डी केशव चंद्र सेन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए देवेंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। The most important pre-Congress nationalist organization was the Indian Association of Calcutta, which was founded by S.N. Banerjee and Anand Mohan Bose in। कांग्रेस से पहले सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता था, जिसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा कब की गई थी? वो आपकी की गई थी ऑप्शन नंबर डी 1876 में। The most enduring as well as the most militant of the agitations originating in the period 1945 to 47 was the। 1945 से 1947 की अवधि में हुए विद्रोह में से सर्वाधिक स्थायी तथा सर्वाधिक उग्र विद्रोह कौन सा था? ए तेलंगाना मूवमेंट, बी द बक्सत पीजेंट एजिटेशन, सी तेभागा मूवमेंट या डी ट्रेवनकोर एजिटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए तेलंगाना मूवमेंट। ये तेलंगाना रेबिलियन था, ये किसानों का रेबिलियन था, ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे तेलंगाना रीजन के उनके अगेंस्ट, और बाद में ये जो प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद बनी तेलंगाना वो थी। और ये किस किस कालों के बीच में हुआ था? ये हुआ था 1946 और 1951 के बीच के अंदर। सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड। सत्यशोधक समाज ने क्या ऑर्गेनाइज किया, क्या चीज की थी? A. Movement for upliftment of tribals in Bihar, B. A temple entry movement in Gujarat, C. Anti-caste movement in Maharashtra या D. A peasant movement in Punjab। तो अपना ये है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन। ये आपको सत्यशोधक समाज आपको ध्यान है स्टार्ट किया था महात्मा ज्योतिराव फुले ने। तो ये महाराष्ट्र से थे, तो महाराष्ट्र के अंदर था। तो ये आपको स्टेट देख के ही आप इसको कर सकते थे, क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। एक में थी बिहार, दूसरे में थी गुजरात, एक में पंजाब, तो ये तो महाराष्ट्र के अंदर ही होएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो गया। द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर एंडेड ऑन। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था? ए 14 नवंबर 1972, बी 16 दिसंबर 1971, सी 17 अक्टूबर 1971 या डी 2 अक्टूबर 1974। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 16 दिसंबर 1971। ये बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था। बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे 16 दिसंबर को मनाता है। Which one of the following was the first fort constructed by the British in India? निम्न में से कौन सा किला अंग्रेजों के द्वारा भारत में सबसे पहले बनवाया गया था? ए फोर्ट सेंट जॉर्ज, बी फोर्ट विलियम, सी फोर्ट सेंट डेविड या डी फोर्ट सेंट एंजिलो। देखिए फोर्ट विलियम का नाम सबका सुना होता है, लेकिन फोर्ट विलियम इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज जिसे हिस्टोरिकली व्हाइट टाउन कहते थे, ये पहला इंग्लिश या बाद में जिसे ब्रिटिश कहा जाने लगा फोर्ट्रेस था इंडिया में। इसको 1644 में बनवाया गया था। कहां पे? मैड्रास, जो इसको आज हम चेन्नई कहते हैं, वहां पर। Which of the following day was suggested for remembering the date of partition of Bengal 16th October 1905 by रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन की तिथि जो कि थी 16 अक्टूबर 1905, इसको निम्न में से किस दिवस के रूप में याद रखने की सलाह दी? ए राखी बंधन डे, बी ब्लैक डे, सी ब्रदर्स डे या डी पार्टीशन डे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए राखी बंधन डे। इन्होंने राखी बांधने को कहा कि हिंदू मुसलमान आपस में राखी बांधें ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी आपकी बनी रह सके, चाहे ब्रिटिश कितना भी तोड़ना चाहे हम यूनाइटेड रहेंगे। तो ये जो धागा, जो ये थ्रेड था, ये सिंबल ऑफ यूनिटी और हार्मोनी बन गया। ये रविंद्रनाथ टैगोर का आइडिया था।
Which of the following strongly opposed the partition of Bengal and became a sannyasi afterwards? निम्न में से किसने बंगाल के विभाजन का सख्त विरोध किया था तथा बाद में सन्यासी बन गए थे? ए औरबिंदो घोष, बी स्वामी विवेकानंदा, सी बरिंद्र घोष या डी स्वामी दयानंद सरस्वती? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अरविंदो घोष। तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ वॉज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एनल्ड? जो 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसे किस प्रकार रद्द किया गया था? ए थ्रू इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, थ्रू प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911, 1911 में दिल्ली दरबार की घोषणा के द्वारा, सी थ्रू चैल्मसफोर्ड मॉन्टेग्यू रिपोर्ट या डी थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1911 में दिल्ली दरबार की घोषणा के द्वारा, थ्रू प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911। तो ये दिल्ली दरबार ये किसके लिए रखा गया था? ये कमेमोरेट करने के लिए रखा गया था। ये जो ब्रिटेन के जो किंग थे जॉर्ज फिफ्थ, उनके कोरोनेशन को, ये इनका कोरोनेशन हुआ था वहां पे कुछ टाइम पहले 1910 के अंदर, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए जॉर्ज फिफ्थ और मैरी ऑफ टेक जो इनकी वाइफ थी, इनको ये कमेमोरेट करने के लिए इनके लिए रखा गया था ताकि ये प्रोक्लेम किया जा सके कि ये एम्परर और एम्प्रेस हैं इंडिया के। तो यहीं पे ये बंगाल का पार्टीशन एनल किया गया था किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा, और यहीं पे इन्होंने कहा था कि ये दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल अब बनेगी कैलकाटा की जगह इन 1911। ठीक है। द बैरा डेकॉइटी was the first major venture of the revolutionaries of the freedom movement in। बर्रा डकैती स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों के द्वारा कहां पे किया गया पहला बड़ा कार्य था? ए द चेन्नई प्रेसिडेंसी, बी पंजाब, सी ईस्ट बंगाल या डी मुंबई कर्नाटका? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ईस्ट बंगाल। इसके अंदर इन्होंने क्या किया था कि 1908 के अंदर इन्होंने ढाका डिस्ट्रिक्ट जो ईस्ट बंगाल का है वहां पे डकैती की थी। किसने ये ऑर्गेनाइज की थी? पुलिन बिहारी दास ने। और ये दिन दहाड़े इन्होंने एक जमींदार था उसको लूटा था, और उसके बाद जो ये पैसे लूटे थे उससे ये इन्होंने हथियार खरीदे थे। तो ये जो डकैती थी ये मतलब 12 डकैती ये कहलाई, और ये था पहला मेजर वेंचर जो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट का फ्रीडम मूवमेंट में इन 1908। Who among the following was not associated with the formation of UP किसान सभा in February 1918? निम्न में से कौन फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा के गठन से नहीं जुड़े हुए थे? ए इंद्र नारायण द्विवेदी, बी मदन मोहन मालवीय, सी गौरीशंकर मिश्रा या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका करेक्ट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाकी तीन जो थे इन्होंने इसको जो थी यूपी किसान सभा इसको फाउंड किया था। ये यूपी किसान सभा इसने ये काफी मूवमेंट ये प्रोटेस्ट मूवमेंट किए थे 1919 से लेकर 1922 तक। Who among the following was the Viceroy of India at the time of the formation of Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसरॉय इनमें से कौन था? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डफरिन या डी लॉर्ड लैंसडोन? तो इसका करेक्ट आंसर आपको सबको पता होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन। ये आपके रहे थे 1884 टू 1888 आपके वायसरॉय। Who was the heroine of 1942 Quit India Movement? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? ए सुचेता कृपलानी, बी सरोजिनी नायडू, सी अरुणा असफ अली या डी डॉक्टर एनी बेसेंट? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी अरुणा असफ अली। इनका मैंने कल ही बताया था ग्वालियर टैंक मैदान पे इन्होंने 1942 में झंडा फहराया था। इस चीज के लिए ये जानी जाती हैं अरुणा असफ अली। On whose recommendation was the Constituent Assembly formed? संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया था? ए क्रिप्स मिशन प्लान, बी कैबिनेट मिशन प्लान, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या डी माउंटबेटन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान। तो एक कैबिनेट मिशन प्लान इसने ये कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तुम ये अपने बनाए। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये
ये बनाई कब गई थी, आपको डेट भी पता होनी चाहिए। आपकी डेट थी ये 6 दिसंबर 1946। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और बाद में इसके स्थायी जो अध्यक्ष बने थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और ये कैसे मेंबर्स इसके इलेक्ट किए गए थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे प्रोविंशियल असेंबलीज के बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसमें कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज लिया गया था। Which one of the following was not a French settlement in India? निम्न में से कौन सा भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं था? ए पुडुचेरी, बी माहे, सी गोवा या डी चंद्रनगर। तो ये हम सबको पता है, गोवा वॉज अ पोर्चुगीज कॉलोनी। ये लगभग 450 साल तक पोर्चुगीज कॉलोनी रही थी और ये 1961 में गोवा लिबरेट कराया गया था। गांधी जी कंसीडर्ड खादी एज अ सिंबल ऑफ, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? ए इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण, बी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस यानी आर्थिक स्वतंत्रता, सी इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास, या डी मॉरल प्योरिटी यानी नैतिक शुद्धता। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ये गांधी जी का क्या आइडिया था कि ये इसको खादी से हम ये ब्रिटिश की जो इकोनॉमी है उस पर हम डिपेंडेंट होना छोड़ दें, खुद सेल्फ रिलायंट हों और उनकी जो इकोनॉमी की कमर तोड़े हम। तो इसीलिए चरखा जो था आपका इंपॉर्टेंट था आपके इंडिपेंडेंस दिलवाने के अंदर। तो ये खादी जो था ये कब से स्टार्ट किया, प्रमोट करना स्टार्ट किया था? तो गांधी जी ने विजयवाड़ा सेशन हुआ था एनसी का 1921 में, तब से इन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इक्वेटेड विद, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किनसे की जाती है? तो वो की जाती है आपकी, देखें, ए मजिनी, बी कैवोर, डी गरीबेल्डी या सी गरीबेल्डी या डी बिस्मार्क। तो आपका करेक्ट आंसर आपका है डी बिस्मार्क। तो ये ऑटो वॉन बिस्मार्क थे, ये कंजर्वेटिव जर्मन स्टेट्समैन थे और ये इन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया था 1871 में, और इसके फर्स्ट चांसलर रहे थे 1890 तक। अभी आपके जर्मनी के चांसलर कौन है? वो तो है मिसेस एंजेला मर्केल। ठीक है। तो ये इसके जो इनका जो ये इसी कैपेसिटी में ये फिर यूरोपियन अफेयर्स को इन्होंने डोमिनेट किया फॉर नियरली 2 डेकेड्स। और बिस्मार्क की जो ये डिप्लोमेसी थी, ये पॉलिटिक्स की, और इनका पावरफुल जो रूल करने का जो तरीका था, उसके बाद इनको जर्मनी में बुलाने लगे आयरन चांसलर। ठीक है, क्या बुलाने लगे? आयरन चांसलर। तो ये अगर क्वेश्चन आए तो हु वाज नॉन एज आयरन चांसलर, तो वो हैं बिस्मार्क। और इन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें इन्होंने वर्ड्स यूज लिए थे ब्लड एंड आयरन। तो ये ब्लड एंड आयरन, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन अगर बोला जाए तो वो भी आप कौन थे? बिस्मार्क। फॉर विच कम्युनिटी वर सीट्स रिजर्व्ड बाय द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी? ए ज्यूज, बी मुस्लिम्स, सी क्रिश्चियंस या डी सिख्स। तो ये करेक्ट आंसर है आपका बी मुस्लिम्स। तो ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे, ये कब पास हुए थे? 1909 में। इसका ये था कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्कोप थोड़ा वाइडर किया जा सके, और ये जो मॉडरेट्स थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनके जो डिमांड्स थे उनको थोड़ा शांत किया जा सके, और इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है जो गवर्नेंस में, उसको इंक्रीज किया जा सके। और इसने फिर एक सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए कर दिया, जिसके अंदर खाली मुस्लिम्स ही मतलब पोलिंग करेंगे। Who said the Simon Commission report should be thrown on a heap of rubbish? किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर में फेंक देना चाहिए? ए महात्मा गांधी, बी शिवस्वामी अय्यर, सी मोहम्मद अली जिन्ना या डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी शिवस्वामी अय्यर। Which day was declared as Direct Action Day by the Muslim League? मुस्लिम लीग के द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया गया था? ए 3 सितंबर 1946, बी 16 अगस्त 1946, सी 16 मई 1946 या डी 4 दिसंबर 1946। डायरेक्ट एक्शन डे को डिलीवरेंस डे भी कह देते हैं,
ये आपका हुआ था 16 अगस्त 1946। इस दिन क्या हुआ था, मुस्लिम लीग ने वहां पे हिंदू मुस्लिम वहां पे दंगे करा दिए थे कलकत्ता के अंदर, और ये मतलब 24 घंटों में ये गिद्धों का शहर बना दिया था मुस्लिम लीग ने कलकत्ता के अंदर। और इसी की वजह से पूरे इंडिया में दंगे भड़क गए थे। फिर गांधी जी बंगाल भागे, नोआखाली के उधर घूमते रहे, वहां पे हिंदू मुस्लिम दंगे गांधी जी ने शांत कराए। उसके बाद गांधी जी बिहार आए, बिहार के दंगे शांत कराए। बिहार के दंगे शांत कराने के बाद फिर से एक बार बंगाल गए, वहां शांत कराने के बाद दिल्ली आए, दिल्ली के दंगे शांत कराए। फिर गांधी जी का एसेसिनेशन हो गया, लेकिन ये गांधी जी क्या करना चाहते थे, पंजाब के दंगे भी शांत कराना चाहते थे, लेकिन उससे पहले इनका एसेसिनेशन हो गया। और गांधी जी का एसेसिनेशन हुआ तो उसके बाद सबको होश आया कि ये क्या हो गया, और अचानक से फिर दंगे रुक गए और सब शोकग्रस्त हो गए। When was महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? ए 7 अगस्त 1942, बी 30 अप्रैल 1942, सी 9 अगस्त 1942 या डी 5 जुलाई 1942? तो आपको ध्यान है 8 अगस्त को जो कि ईव थी आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट की, उसको तो गांधी जी ने ये वो दिया था आपका स्लोगन, डू और डाई, करो या मरो। तो आपका फिर वो तो आंसर हो नहीं सकता कि 7 अगस्त, तो ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर तो यही होएगा फिर। तो इनको फिर रखा कहां पे गया था, गांधी जी को वहां पे रखा गया था आगा खां पैलेस के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये गांधी जी को जेल के अंदर नहीं रख सकते थे, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर था, दूसरा ये था कि गांधी जी की इतनी पॉपुलैरिटी थी उस टाइम पे कि पूरे इंडियंस फिर कंट्रोल में नहीं आते, भड़क जाते सारे के सारे। तो इसलिए गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया। बाकी जो सारे लीडर्स थे उनको आपके जो इलाहाबाद प्रिजन के अंदर रखा गया था, सॉरी अहमदनगर प्रिजन में, इलाहाबाद नहीं, अहमदनगर प्रिजन के अंदर रखा गया था। एक बार प्लान था कि उनको बाहर, इंडिया से बाहर भेज दिया जाए, अच्छी खासी जगह पे छुट्टी मनाने बाकी लीडर्स को, कि फोर्सफुली भेज दिया जाए। लेकिन जैसे ही ये इंप्लीमेंट करने का सोचने लगे, करने लगे, इतने में किसी को लगा कि यार इससे तो बहुत ज्यादा इंडिया में दंगे भड़क जाएंगे, तो इन्हीं लीडर्स को यहीं रखें और अहमदनगर प्रिजन के अंदर ही रख लेते हैं। और ये जब काम हुआ तो उस टाइम आपके वाइसरॉय थे लिनलिथगो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सही है। बी लॉर्ड मिंटो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, सही है। सी लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस, ये भी सही है। और डी लॉर्ड कर्जन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, ये आपका करेक्टली मैच नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया कि ये आपका सही आंसर है कि ये करेक्टली मैच नहीं है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा और रिपील किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा इन 1882। लॉर्ड लिटन लेके आए 1878 में और रिपील किया लॉर्ड रिपन ने 1882 के अंदर। द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 इज ऑल्सो नॉन एज, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को इस नाम से भी जाना जाता है। ए Montague Declaration, B the Montague Chelmsford Reforms, C the Marley Minto Reforms या D the Rowlatt Act? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, Marley Minto Reforms। बाल गंगाधर तिलक was given the epithet of लोकमान्य during, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसके दौरान दी गई थी? ए His imprisonment in 1908, 1909 में उनके कारावास के दौरान। बी होम रूल मूवमेंट, सी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट या डी स्वदेशी मूवमेंट? यह है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, होम रूल मूवमेंट। ये जो 19 अप्रैल 1916 में जो कि इन्होंने फाउंड किया था बाल गंगाधर तिलक ने, तो इससे क्या हुआ कि ये घर घर में नाम बन गया बाल गंगाधर तिलक का, तो इसलिए इनको ये नाम दे दिया गया, उपाधि दे दी गई लोकमान्य की। Which of the following was established by B.R. अम्बेडकर? B.R. अम्बेडकर द्वारा निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी? ए स्वराज पार्टी, बी समाज समता पार्टी, सी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन या डी द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी?
तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। और अंबेडकर ने इंडिपेंडेंस के बाद आपकी पार्टी बनाई थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल पार्टी, शायद सॉरी, ये अंबेडकर ने बनाई थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1956 के अंदर बनाई थी अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी। तो ये और ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बी आर अंबेडकर ने बनाई, ये थी शायद आपके 1936 के अंदर, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1956 के अंदर थी। हाँ 1936 यहाँ पे लिखा हुआ, 1936 में इन्होंने बनाई थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। और इन्होंने 1937 के बॉम्बे इलेक्शन को, ये जो थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो हुए थे, उसको लड़ा था 13 रिजर्व सीट्स और 4 जनरल सीट्स पे, और उसमें से 11 सीट्स जीते थे और जो रिजर्व में, और 3 सीट जीते थे जनरल सीट्स पे। ठीक है, और अंबेडकर ने एक बुक भी लिखी हुई है जो काफी प्रसिद्ध, वो है एनाइलेशन ऑफ कास्ट, ये लिखी थी 1936 के अंदर डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। हु वॉज इन फेवर ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे? ए जयप्रकाश नारायण, बी भूपेंद्र नाथ दत्ता, सी एम एन रॉय या डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर है ए जयप्रकाश नारायण, जिन्हें कि हम लोक नायक भी कहते हैं, जेपी भी कहते हैं। इमरजेंसी के खिलाफ इन्होंने काफी लड़ाई लड़ी थी, गांधीवादी नेता थे ये। In which state was the first non-Congress government set up in independent India? स्वतंत्र भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था? ए पंजाब, बी बिहार, सी महाराष्ट्र या डी केरला। तो इसका करेक्ट आंसर है केरला। ये 1957 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, सीपीआई की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, और इट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। ये पहले ऐसी गवर्नमेंट थी, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, जो कि बैरल ऑफ गन से इलेक्ट नहीं हुई थी, और इसको 1959 में डिसमिस कर दिया गया था। November 26, 1949 is a significant day in our constitutional history because 26 नवंबर 1949 हमारे संवैधानिक इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ए इंडिया टुक अ प्लेज ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑन दिस डे, भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली थी। बी द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन दिस डे, संविधान को इसी दिन स्वीकार किया गया था। सी इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन दिस डे, इस दिन भारत गणतंत्र बना था। या डी द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड ऑन दिस डे, इस दिन संविधान का पहला संशोधन पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, संविधान को इसी दिन स्वीकार किया गया था। द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? देखिए व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये पहले प्रेसिडेंट थे, तो ये आंसर मत दे देना डब्ल्यूसी बनर्जी, आपका करेक्ट आंसर है एओ ह्यूम। अच्छा, दादा भाई नौरोजी वाज द फर्स्ट नॉन हिंदू प्रेसिडेंट। और बदरुद्दीन तैयब जी ये कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे आपके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, और इस कांग्रेस के थर्ड प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, The Indian National Congress had passed the famous resolution on non-cooperation in 1920 at its session held in, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में अपने किस अधिवेशन में असहयोग का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया था? ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी बॉम्बे या डी कैलकाटा। तो ये कैलकाटा के स्पेशल सेशन के अंदर हुआ था, ये सेशन प्रिसाइड किया था लाला लाजपत राय ने। Which of the following can be considered as the most useful and outstanding reforms made by Lord Curzon, especially in respect of the people living in the undivided province of Punjab? निम्न में से किसे विशेष रूप से अविभाजित पंजाब प्रांत में रह रहे लोगों के संबंध में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया सबसे उपयोगी तथा उत्कृष्ट सुधार कहा जा सकता है? ए एजुकेशनल रिफॉर्म्स, शैक्षणिक सुधार, बी पुलिस रिफॉर्म्स, सी इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक सुधार, या डी एग्रीकल्चरल यानी कृषि सुधार। तो इसका करेक्ट आंसर आपका एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने पास किया था पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट इन 1902, ये ईयर भी आ सकता है इंपॉर्टेंट कि कब पास किया गया था पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट 1902 में। इस एक्ट के अंदर ये लॉर्ड कर्जन ने डिक्लेयर किया कि जो ये एग्रीकल्चर की जो लैंड है नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट को ट्रांसफर नहीं की जाएगी, तो इस वजह से फार्मर्स जो है मनी लेंडर्स के अत्याचारों से बच गए थे। द ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द कंपनी टू द क्राउन वॉज प्रोनाउंस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग।
ऑन नवंबर 1 1858 एट शासन का हस्तांतरण कंपनी के से क्राउन यानी ब्रिटिश ताज जो है को करने की घोषणा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को कहां पे की गई थी? ए कलकत्ता, बी दिल्ली, सी पटना या डी इलाहाबाद। तो यह है आपका इलाहाबाद। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बंगाल का स्थायी राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो आपका शुरू किया गया था ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, ये जो परमानेंट सेटलमेंट बंगाल का था इसके कब लाया गया था? ये लाया गया था 1793 के अंदर। ये बेसिकली एग्रीमेंट था कंपनी और जमींदारों के बीच में जिसमें कि लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था। विच इज द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? भारत का सबसे पुराना श्रमिक संघ संगठन कौन सा है? ए इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC, बी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU, सी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC या डी भारतीय मजदूर संघ BMS। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ओल्डेस्ट है और इसका कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से ये एफिलिएटेड नहीं है। इसे फाउंड किया गया था कब? 31 अक्टूबर 1920 और इसके पहले प्रेसिडेंट रहे थे लाला लाजपत राय। और ये पहला सेशन कहां पे ये हुआ था? ये बॉम्बे के अंदर हुआ था। ठीक है, सर्वोदय स्टैंड्स फॉर, सर्वोदय का अर्थ क्या है? ए टोटल रेवोल्यूशन पूर्ण क्रांति, बी नॉन कॉपरेशन असहयोग, सी अपलिफ्टमेंट फॉर ऑल सभी का उत्थान या डी नॉन वायलेंस अहिंसा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सभी का उत्थान अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। ये सर्वोदय संस्कृत टर्म है जिसका मतलब है यूनिवर्सल अपलिफ्ट या प्रोग्रेस ऑफ ऑल। ये टर्म यूज किया था महात्मा गांधी ने। ये अपने जो जॉन रस्किन का एक ट्रैक था पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर जो था अनटू दिस लास्ट, ये आप याद रखेंगे। अनटू दिस लास्ट किसने लिखा था? जॉन रस्किन ने, क्योंकि गांधी जी से बहुत इंस्पायर हुए थे। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये गांधी जी ने इसको ट्रांसलेट किया था, इसके ट्रांसलेशन को नाम दिया था सर्वोदय। ठीक है, और बाद में गांधी जी ने अपनी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसके आइडियल्स को भी सर्वोदय नाम दे दिया था। पर ये आप ध्यान रखेंगे अनटू द लास्ट किसने लिखा? जॉन रस्किन ने। ओके, In which city of South Africa was Mahatma Gandhi beaten up and thrown off the pavement by white people? दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को गोरे लोगों द्वारा पीटा गया तथा फुटपाथ पर फेंक दिया गया था? तो ये था आपका बी डरबन। ठीक है, और वो मैंने आपको बताया था किस रेलवे स्टेशन से, वो था पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन था। यहां पे रेलवे स्टेशन नहीं पूछा है आपको। ठीक है, तो डरबन के अंदर क्या अपने फैमिली के साथ 1897 में जब वापस आ रहे थे गांधी जी, तब जो शिप से ये आ रहे थे तो वहां पे काफी हॉस्टाइल रिसेप्शन हुआ इन लोगों का। काफी इनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चला हुआ था जो गांधी जी और ये सारे इंडियंस के अगेंस्ट। और गांधी जी क्योंकि उस टाइम इनके लीडर थे तो इनको काफी ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। ये जब बाद में शिप से उतरे तो इनके मतलब असॉल्ट भी कर लिया था, इनको पीट रहे थे लोग और काफी बुरी चीज हो सकती थी, इन्हें जान से भी मार सकते थे। लेकिन सही वक्त पे चीफ कांस्टेबल रिचर्ड अलेक्जेंडर की वाइफ आ गई वहां पे और उन्होंने गांधी जी को फिर रेस्क्यू किया। Who attended the Congress of Oppressed Nationalists at Brussels in 1927 on behalf of National Congress? ये जो अपने जो कांग्रेस जो राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से 1927 में ब्रसेल्स में शोषित राष्ट्रवादियों के सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर AM अंसारी या डी मोतीलाल नेहरू। तो ये है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। Who amongst the following made it possible for the Indians to enter the Indian civil services through an open competitive exam? किसकी वजह से भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भारतीय लोक सेवा में प्रवेश कर पाना संभव हो सका था? ए विलियम बेंटिक, बी डलहौजी, सी मेयो या डी रिपन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डलहौजी। डलहौजी ने ये एक ओपन जो कॉम्पिटिटिव सिस्टम था इसको इंट्रोड्यूस किया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853। कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853। ये आपको याद रखना है। ठीक है,
इन विच ईयर लाला लाजपत राय वॉज डिपोर्टेड टू मंडले फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एग्रेरियन मूवमेंट इन पंजाब? किस वर्ष लाला लाजपत राय को कृषक आंदोलन आयोजित करने के कारण मंडले निर्वासित कर दिया गया था? ए 1905, बी 1907, सी 1909 या डी 1911? तो इसका करेक्ट आंसर है बी 1907 इसके अंदर, क्योंकि इन्होंने जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करे बाद इन्होंने पॉलिटिकल एजिटेशन में पार्ट लिया पंजाब के अंदर, और इसके बाद इन्हें मंडले जो कि अब म्यांमार के अंदर है वहां पे डिपोर्ट कर दिया बिना ट्रायल के 1907 के अंदर। तो फिर आज के 50 क्वेश्चंस खत्म हो गए और इसके साथ ही हमने 1000 MCQs भी डिस्कस कर लिए हैं अब तक हिस्ट्री के। आई होप आपने अब तक ये 1000 MCQs को एंजॉय किया होगा काफ़ी, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला भी होगा इन क्लासेस से। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में भी हम मॉडर्न हिस्ट्री को ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।